नमस्कार, जी मेरा बताओ। नाम शिवम और स्वागत करता हूं खेल जंक्शन के इस लाइव सेशन में, जहां आज हम आपको एक ऐसी दबंग शख्सियत, एक ऐसी पर्सनैलिटी से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो असल जिंदगी में उनको सुपर कोप के नाम से जाना जाता है और खेल जगत में हिंदुस्तान का नाम कई बार विश्व के पटल पर गौरवान्वित किया है इन्होंने। तो स्वागत करते हैं अनुज चौधरी का, जो ओलंपियन रेसलर हैं, अर्जुन अवार्डी हैं और डिप्टी एसपी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। बहुत बहुत स्वागत आपका। आप आए, आपने समय दिया, हमारे सौभाग्य की बात है। तो पहला सवाल आपसे यही है, खेल जगत में आपने बड़ी मेहनत से देश का नाम रोशन किया, अपने जुनून से, अपनी मेहनत से देश का नाम रोशन किया, और उसके बाद जब आप पुलिसिंग में आते हैं और अपराधियों पर आपका जो भय, जो खौफ उनमें दिखता है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती होने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट में आना और अपराधियों पर इस तरीके से लगाम लगाना, ये सही में बड़ी बात है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं आपका धन्यवाद करूंगा। सबसे पहले तो आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया है। दूसरा, मैं यही कहूंगा क्योंकि जो खिलाड़ी होता है उसके जीवन में पहले ही इतना संघर्ष होता है कि वो संघर्ष, और मेरे जीवन में तो ऑलरेडी पहले ही बहुत था, शुरू से ही संघर्ष के बाद आदमी जब आता है तो एक हर स्टेज से निकल के आता है। और पुलिस की जो जी। नौकरी है या पुलिस की जो जॉब है वो सही और गलत का डिसीजन की है। और स्पोर्ट्समैन जो है एक निश्चल हृदय का होता है, क्योंकि बचपन से ही उसका पालन पोषण, शुद्ध खाना, खान पीन, आहार, लोगों से मिलना और सोच एक अलग तरह की होती है। बचपन से ही हम देश का नाम लेके बड़े होते हैं, और जब हम खेलते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं, तो एक देश के प्रति सोच के पैदा होता है कि भाई देश के लिए मेडल जीतना है, विदेश जाना है, और एशिया में, कॉमनवेल्थ में या ओलंपिक में अपने देश के लिए लड़ना है। तो पहले तो आदमी जब शुरू करता है गेम, तब वो अपने लिए करता है, उसका अपना इंटरेस्ट होता है। और जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है और उसको समझ आती है जीत और हार की, फिर वो देश के लिए खेलता है, देश के लिए सोचता है कि मैं कहीं देश का नाम रोशन करूं, मैं देश के लिए मेडल लूं, देश के लिए हूं। तो वही भावना खिलाड़ी यदि पुलिस में काम करता है, तो जितने भी खिलाड़ी हैं, उसमें ज्यादा का तो नहीं मैं कहूंगा, पर जो फील्ड में जो काम कर रहे हैं जो लोग, तो वो किसी भी उसमें कम नहीं है। हर तरह से दिलेरी से काम करेंगे, स्पष्ट नीति से काम करेंगे, हाँ या ना, गलत या सही। मतलब जैसे मेरा अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्किंग है, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। तो मुझे नहीं लगता, मैं जहां भी रहा हूं, कुछ चुनिंदा लोग तो मेरे खिलाफ हुए हैं जहां मेरी पोस्टिंग रही है। मुझे नहीं पता क्या कारण रहा है, पर वहां की पब्लिक से मुझे बहुत प्यार मिला है, और मैंने पब्लिक को डायरेक्ट रिलीफ दिया है जहां भी गया हूं। यदि मुझे कोई घटना पता चल गई या कोई भी हुआ, तो स्पोर्ट्समैन होने के नाते मेरे अंदर उस तरह का आलस्य नहीं है। मुझे पता चला वहां घटना है, तो मैं इंतजार नहीं करूंगा वहां मेरा चौकी इंचार्ज पहुंचे या मेरा एसओ पहुंचे। मैं बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रहा हूँ कि वो पहुंचे, तभी मैं पहुंचूंगा। मैं उससे पहले, यदि नजदीक में हूँ, मैं उससे पहले पहुंच के अटेंड कर लूंगा घटना को। तो घटना, ये क्राइम, ये दुनिया से जुड़ा हुआ है। जनसंख्या देश की बढ़ती जा रही है और प्रदेश की बढ़ती जा रही है, तो क्राइम भी बढ़ेंगे, घटेंगे भी, होंगे भी, रुकेगा तो परमानेंट कुछ नहीं है। पर हाँ, हम एक डिसिप्लिन और एक भयमुक्त पुलिसिंग करेंगे, तो बहुत हद तक लोग जो नए नए, जिनको कीटाणु जागते हैं, क्रिमिनलों को बदमाशी के या थोड़ा शौक सा जो लगता है, उनका वो शौक सही समय पे दबा दिया जाए, तो एक होनहार बदमाश आगे तैयार होने से पहले वो वहीं रुक जाता है। उसको यदि सही ऐसे ट्रेन किया जाए, उसको समझ आए पुलिस क्या है, पुलिस में की कार्रवाई क्या होती है, तो मुझे तो लगता है कि मैं पुलिस में, यदि मैं रेसलिंग में इतना बिजी रहता था, सुबह शाम इतना हार्ड वर्क था, तो मैं पुलिस के अलावा यदि कोई और नौकरी करता तो शायद मुझे सूट ना करती, क्योंकि इसमें बिजी रहता हूँ और करने को मिलता है, इंटरेस्टेड होता है बाकी किसी पे भी काम करना, क्राइम पे या क्रिमिनल पे या किसी पे, तो और अच्छे लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है। हमारे द्वारा यदि हम किसी दो लोगों को भी अच्छा न्याय दिला पाए, तो उसकी उसकी उसके हमें एक पुण्य मिलेगा। अपना काम भी कर रहे हैं, तो इससे अच्छा काम क्या है। कहा जाता है कि जो फिट है वही हिट है। और हम देखें आपकी फिटनेस और आपकी पर्सनैलिटी से,
कहीं ना कहीं एक अलग मोटिवेशन मिलता है। लेकिन पुलिसिंग की अगर बात करें, पुलिसिंग को फिटनेस के तौर पे हमेशा से टारगेट किया गया है, हमेशा से उत्तर प्रदेश पुलिस को टारगेट किया गया है फिटनेस को लेकर के। वहीं आपने सुपर कोप, दबंग या सिंघम जैसी जो छवि पेश की है वो सही में एक नजीर है, क्योंकि ये जो शब्द हैं, जो भारी भरकम शब्द हैं अनुज जी, ये हमें फिल्मों में ही देखने को मिलते हैं, फिल्मों से ही हम जानते हैं। लेकिन आपने असल जिंदगी में वो फिटनेस, वो मेंटल लेवल, वो अपनी फिजिक से ये करके दिखाया है। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखो, ये फिल्में कहाँ से बनती हैं? फिल्में भी हम जैसे लोगों को देख के ही बनती हैं। अब हम फिल्मों से सिंघम आया या सिंघम कहाँ से? जो हर आदमी वो सिंघम है जो दिलेरी से काम करता है, जो किसी के सामने घुटने नहीं टेकता, वो हर आदमी सिंघम है। दूसरी चीज, सिंघम मतलब सिंह जैसा, तो बहुत लोग हैं ऐसा, पर हम मेरा जो अपना नेचर है, जो मेरी अपनी कार्यशैली है, यदि हम गलत नहीं हैं तो हम नहीं हैं। और हमें किसी से दबने की या किसी आपराधिक तत्व के नीचे झुकने की या उसकी जरूरत नहीं है। सही गलत हमें भी पता है और हम सच्चे निष्ठा से कार्य करेंगे। रही बात फिटनेस की, जो आदमी फिट होगा वो दिमाग से भी फिट होगा, ठीक है। जो आदमी फिट होगा उसके दिमाग पे भी उतना ही वो रहा होगा। जितनी पेट पे चर्बी चढ़ी है तो कोई जरूरी नहीं है कि भाई वो दिमाग पे भी चढ़ रही हो। जो आदमी फिट रहेगा, फिट करेगा, सुबह उठेगा, अच्छा खाएगा, तो वो है शुद्ध खाएगा, कोई अच्छी शुद्धता का जो खाना भी शुद्ध है, जैसा आहार, सुनिए ना आपने कहावत, हाँ हाँ, मैंने बिल्कुल सही ऐसा कहा। विचार। तो नहीं, पर पुलिसिंग में अनुज जी, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे आप हैं और आपसे इंस्पिरेशन लोगों को मिलती होगी। मैंने वही कहा कि आपकी जो पर्सनैलिटी, आपकी जो फिटनेस लेवल है आपका, क्योंकि आप खिलाड़ी रहे, उसके बाद आपने इतने बिजी शेड्यूल में अपने आप को मैनेज किया, अपनी एक्सरसाइज भी करते हैं, तो ऐसा हर पुलिस वाला क्यों नहीं करता? मैं ये जानना चाहूँ, इसमें बदलाव तो आना जरूरी है ना सर? उसमें दिक्कत है। हर पुलिस वाला, एक तो टाइम नहीं मिलता, उसमें उनकी भी मजबूरी है। थोड़ा दृढ़ निश्चय करना पड़ता है, अपने आप को ना थोड़ा स्ट्रोंग करना पड़ता है, मन को स्ट्रोंग करना पड़ता है। क्योंकि एक तो खान पीन, सोना, बैठना रात का ऐसा हो जाता है पुलिस की ड्यूटी का, कोई उसमें टाइम नहीं है परमानेंट। जैसे ऑफिस की नौकरी होती है, हम 10 बजे गए और शाम को ऑफिस बंद हो गया, तो 10 बजे और शाम से 5 बजे की ऑफिस की नौकरी है, तो उसमें आदमी सुबह 7 बजे उठेगा तो 1 घंटा 1.5 घंटा वर्कआउट कर लेगा, उसके बाद तैयार होके अपने ऑफिस चला जाएगा। पुलिस में ऐसा नहीं है। अब जैसे एक घटना हुई थी, देखो ये कानपुर में, तो उसमें कोई घंटा और कोई टेबल है ही नहीं। 1 घंटा या 2 घंटा या 10 घंटे रूटीन, जब तक अपराध का जो निस्तारण नहीं हुआ तब तक सब लगे, पता नहीं कितने अधिकारी, सीनियर अधिकारी हमारे जो सोए नहीं, दिन रात उसी में लगे रहे। तो उसमें ड्यूटी, पुलिस की ड्यूटी का कोई टाइम नहीं है, ठीक है। जब घटना के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम बिल्कुल फ्रेश चल रहा है, नॉर्मल, कोई बात नहीं। अब अचानक चलते चलते रास्ते में 4 लोग जा रहे हैं, उनमें से किसी अपराधी के दिमाग में, वहां हम 4 आपस में बैठे हैं, 4 दोस्त हैं, और उन 4 दोस्तों में ही आपस में ये हो गया कि हमें इससे एक से खुन्नस है, और उन्होंने एक को मार के कहीं गिर दिया। तो वहां तो पुलिस कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि एक बंद कमरे में हम 4 लोग जा रहे हैं, हमें क्या पता इसके दिमाग में क्या चल रहा है। घटना होने के बाद फिर कार्रवाई, उसका निस्तारण, और ये तो इसमें पुलिस का बहुत मेंटली भी, दिमाग और फिजिकली भी बहुत एनर्जी, और मतलब बहुत दिमाग का जो स्ट्रेस जो बढ़ता है, उसके कारण आदमी आएगा रात में 2 बजे 3 बजे सोएगा, हो सकता है कई बार तो 5-5 बजे सोना होता है, तो फिर 2-3 घंटे सोया, 10 बजे फिर ऑफिस चला गया, तो उससे संभव नहीं हो पाता। पर जो लोग टाइम निकाल सकते हैं या निकालना, उनको बिल्कुल निकालना चाहिए। सुबह यदि हम नहीं कर पा रहे तो शाम को कर लेंगे, शाम को नहीं कर पा रहे तो दिन में कोई भी टाइम देख लें, हमें वर्कआउट करना है। तो मैं अपना यही रखता हूँ भाई, यदि मुझे टाइम नहीं मिलता, ऐसा नहीं फ्री तो मैं भी बिजी रहता हूँ, पर जैसे अगर मुझे काम नहीं है, पर मैं उसको रूटीन में ले लेता हूँ कि हाँ ये चीज ना मुझे आज यदि खाना जैसा खाना जरूरी है, तो खाने के साथ ये हमें जो है ट्रेनिंग भी जरूरी है, तो उसका मैं टाइम निकालता हूँ। जैसे सुबह हो गया तो सुबह कर लिया, सुबह नहीं हुआ तो शाम को हो गया, शाम को भी नहीं हुआ या 2 दिन छूट गया तो फिर तीसरे दिन कर लिया। तो मतलब फिर तीसरे दिन किया, फिर रूटीन बन गया। इकट्ठा हम हो सकता है 2 दिन 3 दिन इतना वर्क हो जाए, कहीं ना कर पाए, मौका ना मिले,
तो फिर 3 दिन बाद उसको फिर रूटीन में आने में ज्यादा समय नहीं लगता। लंबे समय का गैप जो है वो डिस्टर्ब करता है। उस दौर की बात करना चाहते हैं कि अनुज चौधरी रेसलिंग की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि दादाजी का सपना था और दादाजी ने ये सोचा कि अनुज को पहलवान बनाना है, अपने पोते को पहलवान बनाना है और देश के लिए ये मेडल लेकर के आए। तो अनुज के पैर दंगल में पहली बार कब पड़े और ये सिलसिला आगे कैसे चलता रहा, इस पे कुछ बात कर। हाँ, हमारा क्या था गांव में, हमारे गांव के बराबर में गांव था दतियाना, तो वहां दंगल होते थे। ठीक है, तो मैं उस समय रहूंगा 7-8 साल का। मेरे दादाजी को कुश्ती का शौक था, तो वो खेत जा रहे थे, मेरे ध्यान है अभी भी वो बात। तो गन्ने के खेत में मशीन निकालनी थी, तो वो बैल तैयार थे, तो मैं बोला मैं भी चलूंगा। तो बोला चल, मुझे पता चला दंगल होता है वहां। तो मैंने कहा दादा दंगल क्या होता है, कुश्ती क्या होती है? कहने चल मैं तुझे दिखा के लाऊंगा, अभी खेत चलते हैं, खेत के बाद फिर आके चलेंगे। तो हम जैसे खेत गए, तो खेत में हमने मशीन वो निकाल रहे थे, मैं पीछे पीछे बैल की पूंछ पकड़ के मतलब पूरे खेत में घूम रहा था पीछे पीछे उसके। तो जैसे हम आए दंगल में, तो दंगल फिर गांव से गए, दंगल में मैं गया तो मेरे दादा बोले लड़ कुश्ती जा इससे। तो मैं गया लड़ने, मुझे पता ही नहीं था कैसे लड़ा जाता है कैसे, तो मैं कपड़े पहन के वहीं खड़ा हो गया। मैं छोटा था, तो वहां का एक अच्छा पहलवान था जिसका वहां बच्चों में नाम था, मेरी उससे कुश्ती हुई, उसने मुझे पटक दिया और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं चित कैसे होते हैं क्या। और तो मेरे दादाजी मुझे बोले, हाँ शुरुआत थी, पता ही नहीं था। मेरे दादाजी बोले आजा हो गया काम, मतलब कुश्ती खत्म हो गई। तो मैं वापस आया, तो जैसे हम ट्रैक्टर ट्रॉली हमारी गई थी, तो उसमें लोग थे, तो गांव के लोग कहने लगे बेइज्जती करा दी बलजीत सिंह के पोते ने हमारे गांव की, हार गया भाई तुझे, मतलब ऐसे ही जैसे कुछ मजाक कर रहे थे कुछ इस तरह से। तो फिर बुरा लगा बाबा जी को, हमें भी बुरा लगा, तो मैं फिर तैयारी शुरू कर दी। तो फिर मेरे लिए अखाड़ा, मतलब एक गांव में हमने एक अखाड़ा खोदा अपने ही घर में बनाया। फिर और 2-4 लड़कों को जैसे तैयार कर करके दादाजी लाते थे। फिर एक खलीफा जी थे जो कुश्ती, एक पुराने पहलवान थे दूसरे गांव में, उनको हम लेकर आए, दादाजी लेकर आए मेरे लिए, उसको गांव में रखना, खाना पीना, खर्च कुश्ती सिखाने के लिए। तो पहले दंड बैठक का जमाना था, दौड़ बैठ का, तो धीरे धीरे सीखने लगे। फिर मतलब मैं फिर 2-3 महीने बाद मैं फिर दंगल में गया लड़के, मेरे लिए एक भैंस अलग से बांध दी दूध पीने के लिए, एक अनुज इसको इसका दूध यही पिएगा बस, और किसी को कुछ नहीं। तो मेरा सब कुछ, मतलब जितना दूध तो मैं नहीं पी पाता था, पर नाम से ये थी एक मेरा। और जो लड़के हमसे कुश्ती लड़ने आते थे उनको दादाजी, मतलब वो मेरे से लड़ते थे, सबको तैयार करके लाते थे, तो उनको दूध भी पिलाते, मतलब वहीं से भर के बाल्टी भर के उनको लो भाई दूध पियो कुश्ती के बाद सबको। इस तरह था, फिर शुरू हुई। फिर मैं 2-3 महीने बाद मैं उससे लड़ा, तो मैंने उसको पटक लिया, उसको जीत के हारा था उसको हरा लिया, बस तब से शुरुआत हो गई। तब से फिर मैं हुआ, फिर 38 किलो में सबसे पहले कर्नाटका गया मैं, रूरल ग्रामीण खेल कूद में। तो मेरा पहला गोल्ड मेडल आया था, जिसमें मुझे एक साइकिल मिली थी इनाम में और एक घड़ी मिली थी। ये मेरा सबसे पहला वो था, मतलब जो मुझे। उसके बाद फिर मैं हॉस्टल में आया, फिर दादाजी को सपना कुश्ती का वो लग गया, फिर इंटरनेशनल हमें खेलना है, हमें वहां जाना है। एक धीरे धीरे चीज बढ़ गई बहुत ज्यादा, तो एक जुनून हो गया फिर जी। अगर तो मेरे दादाजी शुरू से कहते भाई तू देश के लिए कुश्ती लड़ेगा, विदेश में जाके लड़ेगा, तो तब मेरी पूरा होगा मेरा सपना। तो ये रहा, जब मैं विदेश गया पहली बार, जूनियर गया मॉस्को में 97 में, तो जूनियर अंडर 16, तो वो मेरे दादाजी उसी बीच में एक्सपायर हो गए। मतलब मैं विदेश से आया था तो वो एक्सपायर हो गए थे। तो मुझे बहुत मनोबल मेरा बड़ा डाउन हुआ, क्योंकि वो देखना चाहते थे मुझे। हालांकि उस समय मैं नेशनल में फर्स्ट आ गया था, सीनियर में, मतलब जूनियर नेशनल में फर्स्ट आया था, तो एक लेवल बन गया था। और जो उनका एक सपना था वो मैंने फिर पूरा किया। मैं फिर लगातार जैसी सुख सुविधा थी उस समय उसके अनुसार हम लगे रहे, और मैं लगातार 97 से 2010 तक लगातार राष्ट्रीय चैंपियन रहा हूँ। और मैं किसी की मेहरबानी पे कुश्ती नहीं लड़ा हूँ, अपने बलबूते पे लड़ा हूँ। और जो मेरे वेट के पहलवान हैं, जो मेरे वजन के जो मुझसे लड़े हैं, उन्हें सबको पता है मैं कैसा पहलवान था। तो मैं हमेशा दिलेरी से, और मैंने बहुत
जिस तक मैं फील्ड में रहा हूँ बिल्कुल ऐसे रहा हूँ जैसे हाँ हम ही है और कुछ नहीं है दूसरा। अब मास्को के बाद में फिर मतलब मैं बहुत लंबे समय उसमें रहा हूँ। 2010 तक मैं कुश्ती नेटवर्क में रहा हूँ और कुश्ती खेलता रहा हूँ। तो मैं जब तक रहा हूँ 97 से 2010 तक लगातार चैंपियन रहा हूँ मैं अपनी वेट कैटेगरी में। और मैंने जी जितनी भी कुश्ती जब तक मैं खेलता रहा बिल्कुल उस तरह खेला हूँ जैसे बिल्कुल मैं अपने वेट में एक तरफा हमेशा मतलब रहा हूँ बहुत लंबे समय तक। और कभी जी ऐसा नहीं किसी की मेहरबानी से रहे हूँ। तो जी जो भी काम किया बड़ी मतलब कुश्ती में हम रहे, एशिया चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक क्वालिफाई में मेरा ब्रोंज मेडल आया था। और उससे पहले फिर मैं ओलंपिक भी गया, वर्ल्ड चैंपियन बहुत टूर्नामेंटों में। जिस समय उस टाइम 2010 से पहले जो सुख सुविधा थी, सोशल मीडिया का इतना वो नहीं था जितना अब है, तो जी अब बहुत चीज थी। और फिर जैसे उस समय ओलंपिक क्वालिफाई करना बड़ा वो था, पहले क्वालिफाई नहीं होते थे, पहले टीम जाती डायरेक्ट जाती थी। उसके बाद जी फिर 92 के बाद क्वालिफाई होने लगा। तो 2004 में जो ओलंपिक था 3 में हमने क्वालिफाई किया था, 5 पहलवानों ने। पहली बार इंडिया के इतने पहलवान इकट्ठा क्वालिफाई किए थे। तो 2004 एथेंस में, एथेंस ग्रीस में। गया था मैं। जी हाँ जी जी ग्रीस। तो सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, हम दोनों साथ ही गए थे पहले ओलंपिक में। तो जी तो उसके बाद फिर बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आई है 2008 में 7 में, थोड़ा मेरे थोड़ा डिस्टर्ब हुआ हूँ। तो वही थोड़ा किसी ना किसी करके कुछ ना कुछ मेरा जीवन में बड़ा संघर्ष रहा है शुरू से ही। जी और किसी ना किसी तरीके से कुछ लोगों ने मुझे रोकने की प्रयास किया, हर जगह गलत तरीके से साबित करने की कोशिश की। पर जिसके साथ भगवान है वो कहीं ना कहीं सब चीज ठीक होती है घूम फिर के। तो हमने उनको भी कभी ऐसा महत्व नहीं दिया कि भाई ठीक है तुम जो सोच रहे हो करो, हम अपना काम करें, तुम अपना करते रहो। तो अनुज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक दौर ऐसा आया कि आपने बुलंदियों को हासिल किया और कड़ी मेहनत से देश का नाम विश्व के पटल पे आपने रोशन किया। तो मौके आपके सामने बहुत सारे थे। ग्लैमर वर्ल्ड की मैं बात करूं तो ग्लैमर वर्ल्ड आपके सामने दरवाजे खोल के खड़ा था, और जिसके तहत सुनील दत्त साहब ने भी आपको बोला था कि आप फिल्मों में आए और उसमें हुई अपना थी योगदान, उस समय। फिल्मों में आए। उस और समय हाँ हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुनील दत्त साहब ने भी आपको कहा कि आप फिल्मों में आए, अपना सजेशन उन्होंने दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप डगमगाए नहीं, अपने लक्ष्य से आप उस भटके नहीं, समय और उस आपने समय उस सोचा, आपने ठाना कि मैं पुलिस में जाऊंगा, गेम्स के बाद पुलिस में जाऊंगा और देश की सेवा में रहूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इतने मौके, चकाचौंध का जीवन आपने त्याग दिया और अपने लक्ष्य से भटके नहीं, और पुलिसिंग आपने ज्वाइन करी, और देश की सेवा, क्योंकि देश सेवा ही सर्वोपरि है, और वो आपने माना। तो इसके ये पीछे के सारे जो किस्से हैं, ये सब जानना चाहते हैं आपसे। देखो उस समय जुनून था बस कुश्ती का। ओलंपिक से आए थे, जी ओलंपिक का साल था और हमें कुछ दिखता नहीं था। तो हालांकि एक फंक्शन में हम गए थे 2002 के बाद, दो में दिसंबर में। तो उसमें ऐश्वर्या राय आई थी, सहारा ने स्पॉन्सर किया था पूरी टीम को। तो वहाँ और बहुत सेलिब्रिटी लोग आए थे। तो वहां से कुछ लोगों ने मुझसे कहा भी था मुझे देख के भाई। तो उस समय भी, उसके बाद फिर सुनील दत्त जी से मुलाकात हुई, वहां भी एक बार मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि मैं तुझको फिल्म दिलाता हूँ यदि तुम कर सकते हो तो तू तो मतलब देखने में हीरो लगता है, पहलवान नहीं लगता, इस तरह का उन्होंने मुझे कहा। तो हम बिल्कुल सीधे मतलब देसी टाइप आदमी थे। कुश्ती पहलवान का जो है जुड़ाव रहता है, जमीनी जुड़ाव जी पहलवान का, खासकर पहलवानों का। तो हम उसमें रहे, मैं अभी नहीं नहीं हम तो कुश्ती लड़ेंगे। और कुश्ती लड़ते रहे। फिर पुलिस में होने का पहले से ही था, मैं रेलवे में था, पर मेरा मन नहीं था रेलवे में, क्योंकि मेरा शौक जी था पुलिस में भर्ती होना, पुलिस की नौकरी करना। और जी अच्छा हुआ मैंने पुलिस की नौकरी कर ली, क्योंकि इसमें मैं क्योंकि एनर्जी मेरे अंदर थी बहुत शुरू से ही, और मैं कोई भी काम करता था पूरा। इसमें भी मैं इसी तरह से काम करता हूँ। तो कुछ लोग मतलब जैसे लगता है कि हम हटते नहीं, पीछे हटके नहीं काम करते, फ्रंट लाइन पे आके काम करते हैं, जो भी हाँ हाँ जैसा भी रहा। तो उसके लिए उसमें कई बार वो नेगेटिव भी जाता है और कई बार पॉजिटिव जाता है। तो जो उसको जिस ढंग से देख रहा है, जिस तरह दिखाने का प्रयास कर रहा है, वो उसकी सोच है, कौन कैसे दिखा रहा है। पर हमने सदा सत्य निष्ठा से और मतलब पुलिस के हक में, पुलिस की को सोचते हुए काम किया, आम नागरिक को उसका मतलब उसकी सेवा के हिसाब से उसको फायदा मिले, ये काम किया है। और मुझे खुशी होती है इस बारे में। और ऐसा तो मतलब बहुत अच्छी तरीके से मुझे पता है।
अब मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मैं सही के पक्ष में, सही को की तरफ रहता हूँ और सही के हिसाब से ही काम करना चाहता हूँ, उसी हिसाब से करता भी हूँ। और मुझे कोई किसी तरह का कोई मतलब वो नहीं है, हम निडरता से काम करते हैं। तो अ, सब शांति है, जो भी कर रहे हैं ठीक है अभी। नहीं, एक खुशी तो होती होगी कि खेल के बाद फिर आपने पुलिस को ज्वाइन किया और जो आपके दादाजी का सपना था आपने वो भी पूरा किया, साथ में फिर देश सेवा ही सर्वोपरि आपने समझा और हर भारतवासी के लिए देश ही सर्वोपरि होता है, आपने वो निभाया और जिस मुकाम पे आप हैं उसको भली भांति उसको अपना निभा रहे हैं। अच्छा, बात करें अनुज जी, जैसे अभी लगातार एकाएक केसेस सामने आए हैं, पुलिसिंग को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है क्योंकि पुलिस के खुद कुछ मुलाजिम, कुछ खुद कुछ लोग जो अपराधियों की मुखबिरी करते हुए सामने आए हैं, ऐसे में पूरे विभाग को कटघरे में खड़ा करना, तो ऐसे में कैसे देखते हैं, कितना बदलाव, कैसे इनसे निपटेंगे, क्योंकि ये अंदर के कुछ लोग ही पूरे, कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, तो ये चेंजेस बहुत देखो, जरूरी है वो तो कैसे। वो तो पुलिस में ही नहीं है। पुलिस में क्या, उसकी तो खैर अभी जांच चल रही है भाई, उस पे क्या लास्ट उन्होंने क्या किया उसका बाद में ही कहा, अभी कहना उसके लिए ठीक नहीं है। पर कटघरे सही गलत हर फील्ड में लोग हैं। और जैसे हम पुलिस वाले हैं तो हमें हम पे थोड़ा नजर ज्यादा रहती है लोगों की, एक भाई हाँ हम फेस करते हैं, समाज को फेस करते हैं, समाज के सामने रहते हैं। तो अब जिसका भी ये, जैसे भी ये यहाँ कार्य हुआ, यहाँ जो कानपुर का जो विवाद था, जी दुबे ने जो किया था, जी तो अब सबकी अपनी राय है। कुछ लोगों का तो ये कहना था कि जो कह रहे हैं वो रीट डाल दिए कि भाई ये एनकाउंटर क्यों हुआ या क्या हुआ, क्या नहीं। एक तो अपराध को जात की दृष्टि से देखा जाने लगा, उससे क्या मतलब है यार, अपराधी है तो मेरा तो ये मानना है कि जो अपराधी जिस कास्ट का है, सबसे पहले वो उनको ही डिस्टर्ब करता है, वहीं से शुरुआत करता है, उन्हीं को परेशान करता है, वहीं से सब कुछ करता है। और अपराधी की जब कोई कास्ट नहीं है तो उस आप कास्ट के सहारे से क्यों देखते हो? ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ सबसे बड़े सिर्फ सही और गलत, कौन सही है कौन गलत है, उस तरीके से ही कार्रवाई करनी चाहिए। तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सही सही दिखता है और गलत गलत अलग दिखाई देता है, ऐसा नहीं है कि उसमें फर्क ना दिखाई देता। और कोई भी आदमी यदि पुलिस पे या इस तरह से, जिसने दुबे ने जो ये घटनाक्रम किया है, तो यदि हम पुलिस वाले की बात, एक मतलब इस तरह की घटना आप हो या कोई भी समाज में सम्मानित व्यक्ति जो पुलिस पे आरोप लगा रहे खड़े होके पीछे से, अब पुलिस ने ये कर दिया वो कर दिया, तो कल उसे जरूरत पड़ती है तो वो भी पुलिस की सुरक्षा मांगता है, पहले मुझे गार्ड चाहिए, मुझे फला आदमी ये कह रहा है। पर जब उस पर बोलने पे बात आती है, पुलिस के खिलाफ कुछ बोलना हो, तो फिर वो ऐसे बोलता है बस जैसे पता नहीं क्या उसने कर दिया, बिल्कुल वन साइडेड बोलता है। पुलिस यहाँ स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की जब कोई बात होती है, लॉ एंड ऑर्डर किस लिए फॉलो किया जाता है? समाज के लिए, समाज में शांति बनी रहे, समाज को एक मैसेज रहे। कोई भी एनकाउंटर या कोई भी किसी से व्यक्तिगत पुलिस की कोई दुश्मनी नहीं है, पर समाज में एनकाउंटर यदि कुछ हो रहे हैं या ये कुछ भी, वो इसलिए होता है भाई एक रहे, हाँ मैसेज रहे भाई तुम ऐसा करोगे तो एक लॉ एंड ऑर्डर या कोई फोर्स, कुछ लोग ऐसे हैं जो तुमको मतलब रोकेंगे ऐसा ना करने से, वो इस तरह से रोका जाए। तो एक, बाकी व्यक्तिगत किसकी किससे दुश्मनी है? कुछ नहीं है, किसी का ऐसा कोई नहीं है व्यक्तिगत किसी की दुश्मनी। तो अब जो पुलिस ने जो कार्रवाई की वो भी कटघरे घेरे में कुछ लोगों ने डाल दी थी, उसमें डाल दिए। तो ये बताओ आदमी क्या करेगा यदि अब हम एक सीईओ एसपी लेवल के लोग घटना में, एसएसपी लेवल के घटना में लोग शहीद हो रहे हैं, तो उसके अलावा फिर आम आदमी पे क्या विश्वास करेगा यदि उसमें, वो आम आदमी कैसे सुरक्षित मानेगा अपने आप को यदि पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करेगी? नहीं, सही कह रहे हैं अब कि सही हो जाए चाहे गलत हो जाए, कुछ तो लोगों को कहना है, कुछ तो ऐसे है ही परमानेंट जी फर्जी है। पुलिस मरे तो भी वो उनको लगता है, अब उसमें भी पुलिस मरे तभी उनको असली लगेगा एनकाउंटर, उससे पहले जो है असली लगता ही नहीं। तो मेरा मानना है मतलब है भाई, अब आप थोड़ी सोच बदलो, समाज के हिसाब से सोच बदलनी चाहिए, हर हिसाब से सोच बदलनी चाहिए। तो थोड़ा सा सही गलत आपका भी दिमाग है, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहो अब क्या ये जो
वहां हुआ था घटना, क्या वो सही थी? आपका भाई बंद या कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पुलिस में हूँ, पर पुलिस में जो लोग हैं उनका भी परिवार है। आप लोगों की सेवा के लिए ही तो आपके दिन रात आदमी घूमता है। ठीक है, आपको उसमें 2 आदमियों के आपने गलत वो सुन लिया, या 2 लोगों पे किसी ने गलती कर दी, या कुछ गलती हर कोई इंसान कर सकता है, ऐसा नहीं है कोई नहीं कर सकता, कोई भी कर सकता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है उसको बिल्कुल पुलिस का सपोर्ट बनो। मेरा कहने का मतलब है, पुलिस आपकी बातों से ही हमारा मनोबल बढ़ता है पुलिस वालों का, और नहीं, सही कह रहे हैं आप अनुज जी। आपके विचारों से ही मनोबल डाउन होता है। आप सही नहीं, कहोगे तो एक ऐसा लगेगा हाँ सही काम किया, तो आदमी फिर उस हिसाब से अपनी इच्छा से ढंग से और एक खुश होके अच्छे मन से उसके काम का आपको सिर्फ वाह धन्यवाद थैंक यू यही सब तो बोलना है। अच्छा, हमेशा ही नेगेटिव क्यों बोलना? क्या हर जगह ही गलत रहेगी पुलिस? अगर हर जगह ही आदमी गलत बोलता है, नहीं, नहीं, हर कोई भी जगह अनुज जी, अकाउंट हो कैसी भी घटना हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा कहने का खाली सवाल जो मैंने पूछा, मैंने ये सवाल आपसे पूछा था कि पुलिस के कुछ लोग उसमें बाद में आया निकल करके कि वो अपराधियों को मुखबरी करते हैं। मेरा सवाल वो था। खैर, चलो इसके मामले को हल्का करते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि हर तरीके के लोग हैं, हर जगह हर विभाग में हर तरीके के लोग होते हैं, ऐसे देखो, ही जो एक पिक्चर जो जो सामने। मैं आपको जवाब दे दूं, जो पुलिस है, यदि मुखबरी करते हैं वो तो मुझे नहीं पता, पर इस चीज को मैं भी नहीं कह सकता पूरा। पर जो सही पुलिस वाला है, जो सही पुलिसिंग करते हैं, उनका एक नेटवर्क होता है, नेटवर्किंग। ठीक है, वो नेटवर्किंग होती है, उस नेटवर्क से हिसाब से ही कोई पुलिस अंतर्यामी नहीं है कहीं बैठी बैठी वो निकाले कहाँ घटना हो रही है। कहीं ना कुछ नेटवर्क सूत्र मुखबर नाम की भी कोई चीज होती है जो एक सूचना निकाल के लाती है, जो फिर जो मैनुअल वर्क बोला जाता है जिसको। ठीक है, आज के टाइम अपराधी इतना सातिर हो रहा है, और मोबाइल उन सब से घूम फिर के कहीं ना कहीं वो अपना हर तरीके से सेफ होके क्राइम कर रहा है। तो उसमें सब तरह के लोग हैं। कुछ लोगों पे आरोप गलत लगाए जाते हैं, कुछ लोग हैं हाँ वो गलती कर देते हैं किसी लालचवश, या कोई को अपना कुछ रहा हो, कुछ ऐसा किया। जी। और जो सही पुलिस अधिकारी होगा, या जो सही पुलिस है, यदि वो ऐसा काम करता है कि उनके उससे पुलिस अधिकारी मरते हैं या पुलिस फोर्स मरती है, तो उससे गंदा कोई भी नहीं दुनिया, मतलब जवान धरती पे, मैं कहता हूँ उससे बुरा काम और उससे गंदा काम कोई है ही नहीं, जो अपने प्रोफेशनल से गद्दारी करे और अपने जवानों को के लिए ऐसा जिसने किया है, तो वो बहुत ही नहीं है, उसको डूब के मर जाना चाहिए। मतलब मैं कहता हूँ वो आदमी कुत्ते की श्रेणी का है। अपराधी पर कार्रवाई करना पुलिस का काम है, बस ये है कि हमें इस कार्रवाई की जाए, इतना काम बस। नहीं, बड़ी बेबाकी से आपने बोला है अनुज जी, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपने अपनी बात भी रखी है। तो हाल जरूरी है कि मतलब हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और एक सिक्का ये भी है कि आज कोरोना ये महामारी फैली हुई है, और पुलिस का जो चेहरा निकल कर आया है सामने, इस महामारी में पुलिस वालों ने अपनी जान गंवा दी है। कोरोना वॉरियर बन करके देश की सेवा में जो ये लगे हुए हैं, और साथ में जिनकी जान गंवा दी इन लोगों ने। काफी चुनौतियां हैं, पुलिस वाले सेवा में हैं, लोगों की सेवा में हैं इस समय। तो ऐसे में चुनौतियां भी हैं, और आप एक सेलिब्रिटी हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक सेलिब्रिटी हैं अनुज जी, और आपको काफी लोग फॉलोअर्स, आपके जो फॉलो करते हैं लोग, आप उन्हें एक मैसेज भी कन्वे कर सकते हैं कि कोविड-19 में कैसे अपना बचाव कैसे करें, अपना ख्याल कैसे करें। हालांकि प्रोटोकॉल जारी कर रखा सरकार ने, लेकिन फिर भी जो आपके चाहने वाले हैं, अगर वो ही कुछ लोग वही जो लोग हैं वो अपने बारे में ख्याल रखें, तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। मैं तो कई बार लगातार इस तरह के कई मैसेज दे चुका हूँ, पहले भी सोशल मीडिया पे मैंने कई वीडियो बना के डाली। और मैं तो यही कहूंगा, जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है अब सबको पता चल गया। अभी भी जो लोग चपेट में, आज 50,000 का आंकड़ा था, दिन पे दिन ये बढ़ता जा रहा है। पर मैं यही कहूंगा भाई, जो मास्क लगाना, हाथ सैनिटाइजर, जो देसी आयुर्वेदिक जो नुस्खे हैं, जो गाइडलाइन है, उसको फॉलो करें। और ज्यादा से बिना मतलब घर से ना निकले, जब यदि कोई काम नहीं है, और बाहर निकले तो किसी चीज को छुए ना, और ध्यान रखें। और जिससे भी सबसे अच्छा तरीका ये है बचने का
हालांकि कल नहीं पता, हो सकता है कल में भी क्योंकि हम तो फील्ड में रहते हैं, हम भी उसमें आ जाएं तो कुछ हिंदुस्तान में बिन मांगा ज्ञान वाला सिस्टम होता है कि बिन मांगा ज्ञान दे रहे हैं, देखो इनको भी हो गया, क्योंकि अब हम पब्लिक में रहते हैं कहीं ना कहीं, नहीं, और इससे पब्लिक इस डीलिंग तरह में से ज्यादा बचना, होगी। हाँ जी। बचना इतना आसान नहीं है। पर हाँ, सावधानी जितनी रखी जाए उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और जब तक ये कोरोना चल रहा है, देसी एक जो मुझे थोड़ा सा लग रहा है हाँ ये बेटर है, तो मैं सबको बताना चाहूंगा, लहसुन होता है, लहसुन उसकी 2-3 गोली जो है वो मुंह में चबा के खाएं सुबह और शाम, तो गले से जैसे निकलेगा वो इम्यूनिटी सिस्टम आपका बढ़ेगा। और ग्रीन टी और सौंठ और दालचीनी उसे मिला लो, और उसके सुबह ही उसको उबाल के पी के, और 1 चम्मच शहद मिला लो उसमें, उसके साथ में आप जो है ये हो सकता है बीच में जो है काढ़ा वाड़ा बना के पीते रहे तो ठीक है। तो देखिए, अनुज चौधरी सारा एक इंटरनेशनल रेसलर रहे हैं, और ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको एक नुस्खा बता रहे हैं जिसके चलते आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ के रोजाना जो उनका वर्क शेड्यूल है उसमें अपने आप को इतना फिट कर लेना, उसमें आयुर्वेद का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आयुर्वेद में हमारा बताया गया है कि इम्यूनिटी बूस्ट के लिए, इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आप लहसुन का जिक्र कर रहे हैं, तो अनुज जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज जी, आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए, अपना समय दिया, अपने जीवन के हर पहलू के बारे में आपने बात कही, आपने बात करी रेसलिंग के बारे में, आपने बात करी जिस तरीके से अभी आप वर्किंग में हैं, पुलिसिंग में जैसे आप काम कर रहे हैं, तो सही में कहीं ना कहीं आपसे एक मोटिवेशन मिलता है। और मैं चाहता हूं कि हर इंसान आप जैसी शख्सियत को देखे और अपने आप को बूस्टअप करे, क्योंकि आप लोगों का जीवन इतना साधारण नहीं रहा है। आपने जीवन के जो संघर्ष झेले हैं और आज एक मुकाम पे आए हैं, बहुत बड़ी बात होती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और एक नया गोल सेट करें, नित्य रूप से अपने आप को टूटने से बचाएं और आगे बढ़ते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, और बिल्कुल जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल 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 भैया, बिल्कुल थैंक यू, आपने बुलाया। और मैं थैंक यू। सबको आखिर में यही बात कहूंगा, भाई देश के प्रति वफादार रहो, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है, ठीक है। राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। दूसरी चीज, अपने अपने और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखो। आपको कोई सूचना या कुछ ऐसा लगता है जहाँ संदिग्ध है, तो उसकी आप पास पास के किसी थाने पे या 100 नंबर के हिसाब से आप सूचित करो। और किसी पे कोई बराबर में कोई जुल्म ढा रहा है तो उसको बैठ के ना देखो, उसकी आवाज बन के उसके साथ सपोर्ट में खड़े हो। दूसरी चीज, आप जो सहयोग हम आपस में एक दूसरे को कर सकते हैं, उससे बड़ा सहयोग कुछ नहीं है। और इस समय एक दूसरे की मदद करें कोरोना काल में, और सावधानी से रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। जय हिंद, जय भारत।